हेलो गाइस, आज हम स्टार्ट करते हैं एक्सेल वीबीए सेशन 3। सेशन 3 में आप जो टॉपिक हम कवर करेंगे वो टॉपिक लिख लेते हैं। कौन कौन से टॉपिक्स आज हम कवर कर रहे होंगे। जो फर्स्ट टॉपिक हमारा होगा, फर्स्ट टॉपिक है हमारा चेंजेस द वैल्यू ऑफ सेल्स across the sheets। ओके, नेक्स्ट टॉपिक जो हम कवर करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा रेंज वैल्यू कट कॉपी पेस्ट एंड पेस्ट स्पेशल। ओके, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ मैसेज बॉक्स इन VBA। नेक्स्ट टॉपिक इंट्रोडक्शन ऑफ इनपुट बॉक्स इन VBA। एंड लास्ट टॉपिक जो हमारा होगा वो है सेल्स रेंज। ठीक है, हम चलते हैं एक एक टॉपिक की तरफ। फर्स्ट टॉपिक को लेते हैं, चेंज द वैल्यू ऑफ सेल्स अक्रॉस द शीट्स। ठीक है, तो हम अपने एक्सेल में आ जाते हैं और एक्सेल में हमको लेते हैं अपना VBA एडिटर। VBA एडिटर में एक मैक्रो हम इंसर्ट कर लेते हैं। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा, जब एक्सेल में हम काम करते हैं तो एक्सेल में जिस सेल पे आपका कर्सर होता है, जैसे अभी मेरा कर्सर A2 पर है, तो A2 पे मेरा कर्सर होगा तो ही मैं A2 की वैल्यू पे कुछ लिख पाऊंगा। जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हेलो सेशन 3, ये मैं A2 पे ही लिख सकता हूँ। ठीक है, अब मैं कहूँ कि मेरा कर्सर यहाँ पे हो पर मेरे को वैल्यू D2 में लिख दो, तो मैं क्या वो D2 में वैल्यू लिख सकता हूँ? नहीं लिख सकता। ठीक है, जब हम एक्सेल में काम करेंगे तो जिस सेल पे हमारा कर्सर होगा वहाँ पे ही जाके हम उस वैल्यू को लिख सकते हैं, नहीं तो हम उस वैल्यू को नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, अब VBA में देखते हैं कि VBA में हम क्या क्या कर सकते हैं। इसके लिए VBA में हम आए, ठीक है, मॉड्यूल हमने पहले इंसर्ट किया हुआ है, तो हम क्या करते हैं कि साथ में एक जो है इसका सब बना लेते हैं, सब यानी सब रूटीन, सब सेशन 3। ठीक है, एक सेशन 3 हमने नाम दे दिया। अब इसके साथ साथ हमें रेंज A1 में ये वैल्यू लिखता हूँ जो हमने A2 में लिखी हुई है, A1 डॉट वैल्यू इक्वल टू हेलो सेशन 3। ठीक है, अब हम इस मैक्रो को रन करते हैं तो आप देखोगे F8 से मैं रन कर रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप। तो जैसे ही मैंने रेंज A1 पे वैल्यू मैंने लिखा, अब मेरा कर्सर A2 पर है। ठीक है, पर मैं A1 डॉट वैल्यू में मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, तो A1 डॉट वैल्यू को मैंने क्या असाइन किया है? हेलो सेशन 3। ठीक है, अब मेरा कर्सर A1 पे ही है, बट मैं जैसे ही इस मैक्रो को रन करूँगा, देखो A1 में उसने वैल्यू लिख दी है। ठीक है, तो VBA में ये जरूरी नहीं है कि आप जिस सेल पे हो उस सेल पे आप वैल्यू लिख पाओगे, ऐसा कुछ भी जरूरी नहीं है। आप बस रेंज को एक वैल्यू देकर, रेंज में वैल्यू प्रॉपर्टीज को यूज करके आप उसको कोई भी वैल्यू असाइन कर सकते हैं। ठीक है, और ये ऐसा ही नहीं है, ये अक्रॉस द शीट्स भी आप काम कर सकते हैं। अक्रॉस द शीट्स आप वैल्यूज डाल सकते हैं। जैसे कि मैं एक एग्जांपल इसी में और ऐड कर देता हूँ। शीट्स, हम फिर से लिखते हैं इसको शीट्स।
ठीक है। इंडेक्स में देता हूँ सेकंड शीट में डॉट रेंज A1 से लेके A10 तक, ठीक है। A1 से A10 तक डॉट वैल्यू मैं असाइन कर देता हूँ इसको क्या, हेलो सेशन 3, ठीक है। अब हम अपने एक्सेल में चलते हैं। एक्सेल में देखेंगे हम तो हमारी सेकंड शीट पे आप देखोगे तो कोई वैल्यू A1 से लेके A10 तक नहीं है, ठीक है। शीट 2 में आप देख रहे हो कि कोई वैल्यू यहाँ पर नहीं है, बट हम जैसे ही इस मैक्रो को रन करेंगे, ठीक है। अब इस मैक्रो को हम रन करते हैं, इस मैक्रो को हम रन करते हैं। F8 की से ही मैं रन कर रहा हूँ, शीट 2 का है और A1 से A10 तक की वैल्यू। इससे पहले हम एक काम करते हैं कि शीट को हम चेंज कर देते हैं। अभी मेरी एक्टिव शीट मेरी शीट 1, ठीक है। शीट 1 पे रहकर मैं शीट 2 के लिए मैक्रो रन कर रहा हूँ, ठीक है। अब हम मैक्रो को रन करते हैं, ये मैक्रो रन हो गया, ठीक है। अब शीट 2 पे हम देखते हैं तो शीट 2 पे हमारा क्या है, देखो उसने वैल्यू यहाँ पर भी डाल दी, ठीक है। तो ऐसा कुछ भी जरूरी नहीं है कि आप जो है उस सेल पे या शीट पे अगर होंगे तो तभी आप वैल्यू को पुट कर सकते हो। VBA के थ्रू या वैल्यू प्रॉपर्टीज़ के थ्रू, रेंज की वैल्यू प्रॉपर्टीज़ के थ्रू आप किसी भी शीट में, जो करंट वर्कबुक है हमारी, करंट वर्कबुक क्या है हमारी, बुक 1 हमारी करंट वर्कबुक है और इसमें 3 शीट्स हैं। आप एक्सेल VBA में देखोगे तो VBA में भी आपको दिखेगा, देखिए ये है हमारी VBA प्रोजेक्ट बुक 1, जिसमें 3 शीट है और दिस वर्कबुक, ये वर्कबुक है हमारी और 3 शीट्स हैं इसमें, ठीक है। आप किसी भी शीट्स में, इस वर्कबुक की किसी भी शीट्स में आप ये वैल्यू डाल सकते हो। ये काम हम अक्रॉस द वर्कबुक भी कर सकते हैं। कितनी भी वर्कबुक खुली हुई हो, किसी भी वर्कबुक में कोई वैल्यू डालनी हो, किसी भी शीट में डालनी हो, वो सब भी कर सकते हैं। बट वो जब हम करेंगे, जब हम वर्क के ऊपर आएंगे, ठीक है, वर्कबुक ऑब्जेक्ट के ऊपर काम करेंगे, तब हम देखेंगे कि वर्कबुक और शीट्स में अक्रॉस द वर्कबुक हम कैसे वैल्यू डाल सकते हैं, ठीक है। अब इसी में एक एग्जांपल हम और ऐड करते हैं। अब जो मेरी शीट 2 में जो मेरी वैल्यूज हैं A1 से लेके A10 तक, मैं चाहता हूं कि ये वैल्यू मेरी शीट 1 में आ जाए, यानी ये वैल्यू उठा के मुझे लानी है उधर से। तो हम नॉर्मल एक्सेल में करेंगे तो कैसे करेंगे, कॉपी पे आ फिर यहाँ पे आके इसे पेस्ट कर दिया, ठीक है। पर VBA के थ्रू इस काम को हम कैसे करेंगे, किस तरीके से करेंगे, तो यहाँ पे फिर से इसको सबको अभी मैं बंद कर देता हूँ, यानी F8 मोड से मैं बाहर आ जाता हूँ और मैं अपना मैक्रो लिखना स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। मैक्रो में लिखा हमने कि शीट्स A1 से लेके A10 तक की जो वैल्यू है वो मेरे डाल दो शीट्स 1 की डॉट रेंज A1 से लेके A10 तक, ठीक है, ये डाल, ठीक है। अब हम क्या करें कि शीट 2 की A1 से लेके A10 तक की वैल्यू शीट्स 1 के रेंज A1 से A10 तक आप डाल दो, ठीक है। अब इस मैक्रो को हम रन करते हैं, देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। कि मेरी शीट 2 है, ठीक है, और ये शीट 1 है। शीट 1 में कोई वैल्यू नहीं है। अब मैक्रो को मैं रन करना स्टार्ट करता हूँ तो ये देखो क्या हुआ कि उसने जो शीट 2 का जो रेंज थी A1 से A10 तक की, उसकी वैल्यू उठा के उसने शीट 1 के रेंज A1 से A10 तक उसने डाल दी है मैक्रो, ठीक है। तो इस तरीके से हम अक्रॉस द चेंजेस द वैल्यू ऑफ द सेल्स अक्रॉस द शीट्स, ठीक है। अक्रॉस द शीट्स मतलब शीट्स के साथ में हम रेंज फंक्शन को किस तरीके से यूज करेंगे वो इसमें डिस्क्राइब किया है कि किस तरीके से रेंज मेथड को, रेंज की प्रॉपर्टीज को हम शीट्स के साथ भी लगा के हम कर सकते हैं। जैसा कि हमने लास्ट क्लास में देखा था कि शीट्स अक्रॉस द शीट्स कैसे मूव करेंगे, ठीक है। और अब हम देख रहे हैं कि वैल्यूज को अक्रॉस द शीट्स हम कैसे मूव कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। रेंज वैल्यू कट कॉपी एंड पेस्ट स्पेशल, ठीक है। इस पॉइंट पे आते हैं।
अब जैसे मैं लिख देता हूँ यहाँ पे एक वैल्यू A1 के अंदर मैंने लिख दिया है हेलो, ओके। और अब इस वैल्यू को, इस A1 की वैल्यू को मुझे D1 में भी डालना है, ठीक है। ठीक है, तो हम अपने VB एडिटर पे दोबारा से आए। VB एडिटर का मैक्रो मैंने किया बंद, ठीक है। अब हम लिखना स्टार्ट करते हैं। तो आपने जब अभी तक जो रेंज में सीखा है, आप ऐसे भी कर सकते हो कि रेंज D1 की डॉट वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए, रेंज A1 की डॉट वैल्यू, ठीक है। आप ये भी आप लिख सकते हो कि मैं जैसे हम कॉपी पेस्ट की बात कर रहे हैं, पर हम इस तरीके से भी कर सकते हैं कि A1 की वैल्यू को उठा के D1 में डाल दो, ठीक है। और इस मैक्रो को हम देखते हैं कि किस तरीके से काम कर रहा है। फिर से हम जो है अपनी शीट्स में आ जाते हैं। इसका साइज में थोड़ा बड़ा कर देता हूँ ताकि ये आपको इजीली दिखाई दे, ठीक है। अब A1 की वैल्यू है, अब हम रन करते हैं मैक्रो को। आपको साथ साथ में दिख भी जाए, इसके लिए थोड़ा सा इसको रिसाइज कर देते हैं VB एडिटर को, ठीक है। अब हम इस मैक्रो को हम रन कर रहे हैं। देखो उसने क्या किया कि A1 की वैल्यू को उठा के D1 में डाल दिया है, जैसा कि हमने यहाँ मैक्रो में लिखा है कि D1 को असाइन करो A1 की वैल्यू, ठीक है। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। बट इसमें जब कट कॉपी पेस्ट की हम बात करते हैं, तो कट कॉपी पेस्ट किस तरीके से लिखेंगे हम कि D1 में मैं डालना चाहता हूँ A1 की वैल्यू, बट कट कॉपी पेस्ट करके डालना चाहता हूँ, ठीक है। या कॉपी पेस्ट करना चाहता हूँ या कट ऑफ पेस्ट करना चाहता हूँ, ठीक है। दोनों में से कुछ भी हम कर सकते हैं। तो हम अपने मैक्रो को बंद करते हैं और उसके लिए हम लिखने शुरू करते हैं किस तरीके से इसको डालना, ठीक है। तो उसके लिए क्या कोडिंग होगी, VB एडिटर में आते हैं कि रेंज A1 डॉट वैल्यू डॉट कॉपी, ठीक है। मैंने कॉपी किया और कॉपी देने के बाद जैसे ही मैं स्पेस एंटर करूंगा तो देखो ये डेस्टिनेशन पूछ रहा है कि कॉपी की डेस्टिनेशन आप बताओ। कॉपी की डेस्टिनेशन मतलब जो कॉपी कर रहे हो उसको किस डेस्टिनेशन पे कॉपी करना है। तो मैं दूंगा इसमें रेंज D1, ये मेरा कॉपी डेस्टिनेशन हो गया, ठीक है। और हम इस मैक्रो को रन करते हैं, ठीक है। D1 में मेरी कोई वैल्यू नहीं है, मैक्रो को रन किया, A1 की वैल्यू को कॉपी किया और D1 में उसने डाल दिया, ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, कट एंड पेस्ट, ठीक है। तो जिस तरीके से हमने कॉपी किया है उसी तरीके से हम वैल्यूज को कट एंड पेस्ट भी कर सकते हैं। A1 डॉट कट, ठीक है। फिर मैं स्पेस दूंगा तो डेस्टिनेशन पूछेगा और डेस्टिनेशन में दूंगा रेंज क्या D1, ठीक है। ये मेरी डेस्टिनेशन हो गई, ठीक है। अब इस मैक्रो को हम रन करते हैं। नॉर्मल मोड में आ जाता है मैक्रो को रन करने के लिए ताकि आपको दिखाई दे, ठीक है। अब मैं कट और पेस्ट कर रहा हूँ तो A1 की वैल्यू को D1 में कट एंड पेस्ट, ठीक है। तो इस तरीके से हम वैल्यूज को कट और पेस्ट भी कर सकते हैं। तो आपके दो पॉइंट क्लियर हो गए, कॉपी, कट एंड पेस्ट, ठीक है। कॉपी पेस्ट या कट एंड पेस्ट, ये दोनों पॉइंट आपके क्लियर हो गए कि किस तरीके से हम इनको कर सकते हैं। अब हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, पेज स्पेशल पे, ठीक है। पेज स्पेशल आपको पता है कि पेज स्पेशल क्या होता है, ठीक है। जैसे हमने एक्सेल में हमने काम किया, मैं एक्सेल में भी दिखा देता हूँ आपको कि जैसे मैं चाहता हूँ कि मेरा लिखा हुआ है कि हेलो सेशन 3, ठीक है। और ये मैंने A1 से लेके A5 तक लिखा हुआ है। इसको कुछ मैं फॉर्मेटिंग भी दे देता हूँ। इसका बैकग्राउंड कलर मैं येलो कर देता हूँ, ठीक है। बैकग्राउंड कलर मैंने येलो कर दिया। अब जो है इन सेल्स की प्रॉपर्टीज़ को मुझे D कॉलम में लेके जाना है, ठीक है। तो किस तरीके से लेके जा सकते हैं, तो कॉपी करेंगे। एक्सेल में किस तरीके से करेंगे, कॉपी करेंगे और पेज स्पेशल, राइट क्लिक करके पेज स्पेशल। अब पेज स्पेशल की आप प्रॉपर्टीज़ देखो क्या क्या है, ठीक है।
पेज स्पेशल की आप प्रॉपर्टी देखोगे ऑल, आप पूरा कॉपी कर सकते हो, फॉर्मूलाज कॉपी कर सकते हो, वैल्यूज कॉपी कर सकते हो, फॉर्मेट्स, कमेंट्स, वैलिडेशन, ठीक है, ऑल यूजिंग सोर्स थीम्स, ऑल एक्सेप्ट बॉर्डर्स, बॉर्डर्स नीचे, कॉलम विड्स को आप कॉलम की जो विड्स है उसको आप कॉपी कर सकते हो। इस तरीके से वेरियस ऑप्शंस आपको पेस्ट में दिए हुए हैं, ठीक है, कि आप इन चीज़ों को पेस्ट कर सकते हो। उसके साथ साथ कुछ ऑपरेशंस भी हैं, आप ऐड कर सकते हो, सब्सट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवाइड, ठीक है। और वैल्यू स्किप ब्लैंक यानी ब्लैंक वैल्यू को स्किप कर सकते हो आप, और ट्रांसपोज भी वैल्यूज को कर सकते हो, ठीक है। तो हम एक एग्जांपल इसमें ही एक्सेल में देख लेते हैं कि एक्सेल में किस तरीके से करेंगे। तो मैं अभी जो सिलेक्ट करता हूँ ओनली फॉर्मेट को, ठीक है, फॉर्मेट को ले जाके और मैं डी पे क्या करता हूँ, यहाँ पे देता हूँ कॉपी, ठीक है, और यहाँ पे आके पेस्ट स्पेशल और फॉर्मेट्स एंड देन ओके, ठीक है। ओके करूँगा तो उसने सिर्फ इसका फॉर्मेट ले जाके यहाँ पे डाल दिया है, ठीक है, फॉर्मेटिंग जो है इसकी वो यहाँ पे डाल दी है, ठीक है। अब यहाँ पे मान लेते हैं कि हम एक चेंज और करते हैं इसमें कि यहाँ पे एक वैल्यू डाल देते हैं, प्रीवियस सेशन वाज सेशन 2, ठीक है, ये वैल्यू मैंने एक लिख दी बी में, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि, और इसको मैं कर देता हूँ कि बोल्ड भी कर देता हूँ, अंडरलाइन भी कर देता हूँ इसको, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि ये फॉर्मेटिंग इसके ऊपर आ जाए, ठीक है, वैल्यू चेंज ना हो पर जो अंडरलाइन हो रखा है, बोल्ड हो रखा है, या फिर जो इसकी बैकग्राउंड कलर है, ये फॉर्मेटिंग होती है। तो ये फॉर्मेटिंग इस डी सेल के ऊपर आनी है। तो मैं क्या करूँगा, इसको सिलेक्ट करूँगा, कॉपी, ठीक है, फिर इधर आएंगे, इस सेल को सिलेक्ट करेंगे, पेस्ट स्पेशल करेंगे और फॉर्मेट्स पे क्लिक करके ओके कर देंगे, ठीक है। तो आपने देखा कि वैल्यू चेंज नहीं हुई, बस फॉर्मेटिंग उस सेल की चेंज होके जो है D1 पे आ गई है, ठीक है। तो इसी चीज़ को ही हम एक्सेल में कैसे करेंगे, VBA में कैसे करेंगे वो हम देखते हैं, ठीक है। तो यही रहने देते हैं, VBA में चलते हैं, VBA में आते हैं। तो VBA में अब अपना जो है मेथड लिखना शुरू करते हैं कि किस तरीके से इसके लिए कोडिंग लिखेंगे। हम कहेंगे कि रेंज A1, ठीक है, डॉट कॉपी, ठीक है। तो A1 को हम पहले कॉपी करेंगे, कॉपी करने के बाद जिस तरीके से जो स्टेप हमने एक्सेल में लिए थे, फिर रेंज D1 डॉट सेलेक्ट, ठीक है, फिर हम कहेंगे एक्टिव सेल डॉट पेस्ट स्पेशल, ठीक है। अब पेस्ट स्पेशल देके ही जैसे मैं स्पेस एंटर करूंगा, देखो पेस्ट की सारी प्रॉपर्टीज आ गई पेस्ट स्पेशल की। आप देख भी पा रहे होंगे कि पेस्ट किस टाइप का पेस्ट है, ऑपरेशन क्या है, ऑपरेशन के बाद आप देखेंगे कि स्किप ब्लैंक्स और ट्रांसपोज। तो जो प्रॉपर्टीज़ अभी हमने पेस्ट स्पेशल में एक्सेल में देखी थी वो सारी प्रॉपर्टीज़ आपको VBA में मिलेंगी, ठीक है। अब मेरी फर्स्ट प्रॉपर्टी है पेस्ट, तो पेस्ट क्या पेस्ट करना है, ठीक है। अब मैं पेस्ट में देखता हूँ तो देखो ये जो प्रॉपर्टीज़ हमने वहाँ पे एक्सेल में देखी थी वो सारी प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे अवेलेबल हैं। पेस्ट ऑल करना है, बॉर्डर एक्सेप्ट करके पेस्ट करना है, कॉलम विड्स, कमेंट्स, फॉर्मेट्स, फॉर्मूला, जो भी आपको कॉपी करना है, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम फॉर्मेट पे ही आते हैं कि हम सिर्फ जो है फॉर्मेट को है पेस्ट स्पेशल करना चाहते हैं, ठीक है। तो ये हमारा कोड हो गया। अब हम इससे एक्सेल में चलते हैं दोबारा से, और इसकी फॉर्मेटिंग में जो है हटा देता हूँ, ठीक है, फॉर्मेटिंग हट गई। अब हम VBA कोड को अपना रन करते हैं। तो सबसे पहले A1 डॉट कॉपी, ठीक है, देखो A1 कॉपी हो गया, फिर उसके बाद D1 डॉट सेलेक्ट, D1 को सिलेक्शन हो गई, और उसके बाद एक्टिव सेल, अब एक्टिव सेल कौन सा हमारा D1, ठीक है। तो D1 पे ही मैं पेस्ट स्पेशल करूँगा क्या, फॉर्मेट, ठीक है। तो ये देखो फॉर्मेटिंग D1 की फॉर्मेटिंग हो गई है, ठीक है। तो इसी तरीके से आप जो है पेस्ट स्पेशल के बाकी फंक्शंस को आप यूज़ कर सकते हैं किस तरीके से, ठीक है। अब इसी में पेस्ट स्पेशल में हमने नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, ट्रांसपोज पे। ट्रांसपोज क्या होता है, जैसे मैं ये फॉर्मेटिंग सारी हटा देता हूँ, अभी जरूरत नहीं है इसकी। हम लिखते हैं, जैसे हमने लिखा वैल्यूज
1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ठीक है, अब ट्रांसपोज क्या होता है? ट्रांसपोज होता है कि जो ये हमारी रोज में जो वैल्यू लिखी हुई है इनको कॉलम में लेके आना। ठीक है, कॉलम में इनको ट्रांसपोज करना, ये हमारा पेज स्पेशल ट्रांसपोज ऑप्शन होता है, उसके थ्रू हम कर सकते हैं। तो हम कैसे करते हैं उसको, थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं ताकि आपको पूरी वैल्यू दिख जाए, 5 तक ही ले लेते हैं। तो मैं कॉपी करूँगा, कॉपी करके बी सेल पे आया, यहाँ पे आके पेज स्पेशल मैंने किया, पेज स्पेशल में फिर ट्रांसपोज, तो मैं ओके करूँगा तो देखो ये रोज की वैल्यू कॉलम में ट्रांसपोज हो गई। ठीक है, तो इसको पेज पे वीबी में किस तरीके से करेंगे, वीबी एडिटर में चलते हैं। ठीक है, और लिखना स्टार्ट करते हैं। तो अब जैसे हमने लिखा था A1 डॉट कॉपी, अब A1 खाली A1 को तो ट्रांसपोज करना नहीं है, हमें A1 से लेके A5 तक ट्रांसपोज करना है। तो A1 से A5 तक की रेंज डॉट कॉपी करेंगे, फिर B1 को हम सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, और फिर एक्टिव सेल डॉट स्पेशल, फिर स्पेस में दूंगा और सीधे हम आएंगे ट्रांसपोज पे, ट्रांसपोज। ठीक है, ट्रांसपोज कॉलन इक्वल टू, और क्या वैल्यू हम देंगे, ट्रू। ठीक है, ट्रांसपोज को मैं दे दूंगा कि ट्रांसपोज आप ट्रू करो। ठीक है, एक्सेल में चलते हैं कि कोड किस तरीके से रन होगा उसको देखते हैं। तो ये मेरा वीबी एडिटर है, वीबी एडिटर। अब F8 की से मैं 1 बाय 1 स्टेप रन करता हूँ। A1 से A5 डॉट कॉपी, तो ये कॉपी हो गया। ठीक है, उसके बाद में B1 डॉट सिलेक्ट हो गया, तो ये देखो ये रेंज अभी भी कॉपी है। ठीक है, आप इस रेंज को देख रहे होंगे, A1 से A5 तक की कॉपी है, और B1 पे मेरा कर्सर मूवमेंट हो गया। अब मैं ट्रांसपोज कर रहा हूँ कि एक्टिव सेल डॉट स्पेशल ट्रांसपोज इज इक्वल टू ट्रू। ठीक है, तो देखो मैंने ट्रांसपोज किया, तो जो हमने एक्सेल में किया था अभी, वो हम VBA कोड के थ्रू किस तरीके से वैल्यूज को हम ट्रांसपोज कर सकते हैं। ठीक है, अब आप इसमें देखोगे कि ये सेल की वैल्यूज A1 से ले A5 तक कॉपी है, और B1 से लेके F1 तक जो है सिलेक्टेड है। अब यहाँ पे मैं अपना मैक्रो खत्म कर देता हूँ, तो प्रॉब्लमेटिक है, क्योंकि अगर कोड ऐसी जगह पे खत्म हो गया जहाँ पे जो है सेल्स भी कॉपी पड़े हुए हैं, कुछ सेल सिलेक्टेड भी हैं, एक रेंज सिलेक्टेड भी है, तो वो एक प्रॉब्लमेटिक है, मतलब कंप्लीट मैक्रो नहीं कहेंगे उसे। तो इन सबको हटाने के लिए हम क्या करेंगे, इन सबको हटाने के लिए हम एक चीज और लिखेंगे, 2 कोड और लिखेंगे। इसके बाद में VB एडिटर में चलते हैं, कॉपी वाली वैल्यू हटाने के लिए हम लिखेंगे एप्लीकेशन डॉट कट कॉपी मोड। ठीक है, इक्वल टू फॉल्स। ठीक है, फॉल्स। ठीक है, और जो सिलेक्शन है उस सिलेक्शन को हम हटाने के लिए क्या करेंगे, हम सिंपल ये भी कर सकते हैं, रेंज A1 डॉट सेलेक्ट। ठीक है, ये हमने लिख दिया। अब मैक्रो को मैं बंद करता हूँ। ठीक है, फिर से एक्सेल में चलते हैं कि किस तरीके से मैक्रो काम करेगा। ये वैल्यूज मैं हटा देता हूँ। ठीक है, कट कॉपी मोड को जो है वो भी हट गया है, और F8 से हम रन करते हैं कि A1 से A5 तक की रेंज कॉपी हुई, B1 मेरा सिलेक्ट हुआ, वैल्यूज ट्रांसपोज हुई, कट कॉपी मोड, ये जो है कट कॉपी मोड जो चल रहा है अभी, इसको मैं हटाता हूँ, इसको फॉल्स कर देता हूँ। ठीक है, और A1 को सिलेक्ट कर देता हूँ। अब मेरा मैक्रो जो है कंप्लीट हो गया, जो मैं करना चाहता था वो कंप्लीट हो गया। ठीक है, इस तरीके से हमारा ये जो है एक 4 लाइन का मैक्रो है, 5 लाइन का मैक्रो हमारा बनके कंप्लीट है, जो वैल्यूज को ट्रांसपोज करेगा, जो भी रेंज होगी A1 से लेके A5 तक में। अब आप इसमें कोई भी रेंज आप दे सकते हो, जैसे 100, 200, 300, 400, 500। ठीक है, अब इसके बाद में जो है, अब मैं सीधा मैक्रो को रन करता हूँ। डेवलपर ऑप्शन अभी हमारे पास नहीं दिख रहा है, तो फाइल में जाके ऑप्शंस में कस्टमाइज रिबन, एंड देन डेवलपर ऑप्शन को मैं सिलेक्ट कर लूँगा। डेवलपर ऑप्शन मेरे पास आ गया है, और मैं अपने मैक्रो को रन करता हूँ, रन। ठीक है, तो रन करते ही उसने वैल्यूज को ट्रांसपोज कर दिया, तो ये मैक्रो हमारा रेडी है जो वैल्यूज को ट्रांसपोज करेगा। ठीक है, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ मैसेज बॉक्स इन VBA। ठीक है, VBA में मैसेज बॉक्स किस तरीके से
यूज होते हैं। मैसेज बॉक्स क्या होता है? मैसेज बॉक्स होते हैं, आपने देखा होगा, आपने टिपिकल विंडोज़ एप्लीकेशन पे भी काम किया होगा, विंडोज़ एप्लीकेशन देखी होंगी, वेब एप्लीकेशंस भी देखी होंगी। तो वेब एप्लीकेशन में जैसे मान लो आपने गलत पासवर्ड एंटर कर दिया, ठीक है, तो एक मैसेज आता है योर पासवर्ड इज रॉन्ग, योर यूजर नेम इज रॉन्ग। तो एक मैसेज बॉक्स पॉपुलेट होता है, तो उस बॉक्स को हम मैसेज बॉक्स कहते हैं। जैसे कि अभी मान लो कि मैं इस वर्कबुक को मैं बंद कर रहा हूँ, ठीक है, बंद करने से पहले देखो एक मैसेज बॉक्स पॉपअप हुआ, एक मैसेज बॉक्स मेरे पास पॉपअप हुआ, ठीक है। उस मैसेज बॉक्स में दिखा रहा है डू यू वांट टू सेव द चेंजेस इन वर्कबुक, ठीक है, सेव, डोंट सेव और कैंसिल। तो इस टाइप के ही मैसेज बॉक्स हम VBA से भी एक्सेल में पॉपुलेट कर सकते हैं, ठीक है। उसके लिए कोड देखते हैं कि किस तरीके से हमें उन्हें करना है। चलते हैं हमने VBA एडिटर में, ठीक है, इसको हम हटा देते हैं, वैल्यूज को हम हटा देते हैं। VBA एडिटर में चलते हैं, VBA एडिटर ओपन हो गया हमारा। अब VBA एडिटर में जाके मैसेज के लिए हम कोड लिखेंगे कि किस तरीके से मैसेज बॉक्स को पॉपुलेट कर सकते हैं। मैसेज बॉक्स को पॉपुलेट करने के लिए क्या कोड किस तरीके से लिखेंगे? मैसेज बॉक्स, ठीक है, और इसको ब्रैकेट स्टार्ट करते ही आप जो है मैसेज दे सकते हो। ये प्रॉपर्टीज़ के बारे में अभी हम बात करेंगे। हमने लिखा मैसेज बॉक्स में हेलो सेशन 3, ठीक है, और ये कोड हमने लिख दिया है मैसेज बॉक्स के लिए। और मैसेज बॉक्स पे चलते हैं किस तरीके से कोड रन करेगा। F8 की से मैं रन करता हूँ, ठीक है। जैसे ही मैंने रन किया, देखो यहाँ पे एक मैसेज बॉक्स पॉपुलेट हो गया। मैसेज बॉक्स में क्या लिखा आ रहा है हमारे पास? हेलो सेशन 3, ठीक है, और एक ओके का बटन है, मैं ओके कर देता हूँ इसको, और कोई बटन इसमें नहीं है। ओके कर दिया, दोबारा से अपने VBA एडिटर में आ गए। अब बात करते हैं कि मैसेज बॉक्स की प्रॉपर्टीज़ की, ठीक है, क्या क्या मैसेज बॉक्स की प्रॉपर्टी होती हैं। तो उससे सबसे पहले मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ, dim I as integer, ठीक है। ये वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया। अभी वेरिएबल का हमारा सेशन नहीं हुआ है, तो वेरिएबल का अलग से एक सेशन होगा, तो अभी इस पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। बाकी हम बता देंगे कि मैं ये बता दूंगा कि किस तरीके से इस I को हम यूज़ कर रहे होंगे, ठीक है। तो dim I as integer, और I को एक वैल्यू में I को असाइन कर देता हूँ मैसेज बॉक्स की वैल्यू, ठीक है। मैसेज बॉक्स मैंने स्टार्ट किया है, ठीक है। फिर से हम ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं। तो ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं, देखो पैरामीटर क्या क्या है। प्रॉम्प्ट, बटन्स, आपको बटन्स कौन से देने हैं, और आपका टाइटल क्या होगा, और जो रिटर्न करेगा एज VB मैसेज बॉक्स रिजल्ट, और जो वैल्यू मैसेज बॉक्स से रिटर्न होगी वो I में जाके स्टोर होगी, ठीक है। एग्जाम्पल लिखते हैं, इसमें दे देते हैं हम कि जो हेलो सेशन 3, ठीक है, डू यू, एक चीज़ और ऐड कर देते हैं, VB नेक्स्ट में इसको ऐड करेंगे, अभी ऐड नहीं करते हैं, अभी हम सिंपल रखते हैं मैसेज को हेलो सेशन 3। उसके बाद में जैसे ही मैंने कॉमा लगाया तो उसकी नेक्स्ट बटन्स की प्रॉपर्टीज़ हमारे पास आ गई। इसमें बटन्स की प्रॉपर्टीज़ आप देखो, अबाउट, रिट्राई, इग्नोर का बटन आप तीनों बटन आप दे सकते हो। अबाउट और रिट्राई, इग्नोर, तीनों बटन इसमें होंगे। एप्लीकेशन मॉडल बटन, ठीक है, क्रिटिकल बटन, डिफ़ॉल्ट, कुछ डिफ़ॉल्ट बटन भी हैं, एक्सक्लेमेशन बटन है, इंफॉर्मेशन बटन है, ठीक है। तो इस तरीके से डिफरेंट बटन है, आप जिस चाहे बटन को आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। मैं बटन यूज़ करता हूँ VB yes no कैंसिल, यानी ये तीनों बटन इसमें होंगे। इस प्रॉपर्टीज को मैंने यूज़ किया, फिर मैंने कॉमा दिया, कॉमे के बाद टाइटल, ठीक है। और टाइटल मैं देता हूँ कि डिस्प्ले मैसेज, ठीक है। और इसके बाद मैं इसे कर देता हूँ बंद, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने एक्सेल में। अब इस कोड को हम रन करते हैं, ठीक है। और जैसे ही मैंने कोड रन किया तो ये देखो ये मैसेज डिस्प्ले हो गया। अब इस मैसेज में हमें क्या दिख रहा है, जो हमने लिखा कि हेलो सेशन 3, उसका टाइटल लिख रहा है डिस्प्ले मैसेज, और 3 बटन भी हमें दिख रहे हैं, येस, नो एंड कैंसिल, ठीक है।
तो अब हम बात करते हैं कि जो आई इंटीजर हमने लिया उस आई इंटीजर को क्या वैल्यू असाइन होगी, कैसे असाइन होगी। वीबी एडिटर में चलते हैं, इसको अभी हम जो है ऐसे ही रहने देते हैं मैसेज को, ठीक है, या फिर इसको यस कर देते हैं, ठीक है। तो हमारा कोड बंद हो गया। अब होता क्या है कि मैसेज बॉक्स में जब आप यूजर से कोई इनपुट लेते हो, ठीक है, तो यूजर उन तीनों में से एक ऑप्शन को सिलेक्ट करेगा, यस को, नो को या कैंसिल को, ठीक है। तो अब यस पे क्या एक्शन लेना है, जैसे हम एक्सेल वर्कबुक की बात करें, जैसे मैं इसे बंद करने कहता हूँ तो मैं जैसे सेव करूंगा तो फिर एक एक्शन होगा। क्या एक्शन होगा, एक्सेल पीछे से एक एक्शन लेगा, इस वर्कबुक को सेव कर देगा, ठीक है। और डोंट सेव मैं करूंगा तो फिर एक डिफरेंट एक्शन होगा, वो क्या होगा कि वर्कबुक बिना सेव हुए बंद हो जाएगी, ठीक है। और कैंसिल बटन पे मैंने जैसे क्लिक किया तो फिर एक और एक्शन होगा, वो अलग एक्शन होगा कि जो हम करना चाह रहे हैं वो ये नहीं करना चाह रहे हैं, आप कैंसिल कर दो, उसके बाद में मैं सेव कर लूँगा जो भी हम करना चाहते हैं। तो हर एक बटन के अलग अलग एक्शंस होंगे, ठीक है। तो हर बटन पे क्या एक्शन होगा वो इस बटन पे डिफाइन होगा, ठीक है। तो उसी बटन पे डिफाइन करने के लिए बटन पे क्या एक्शन होने हैं उसके लिए हम उस मैसेज बॉक्स की जो वैल्यू है वो एक इंटीजर में स्टोर करते हैं, ठीक है। अब इंटीजर में क्या वैल्यू स्टोर होगी, जैसे मैं कहता हूँ कि मैंने फिर से मैक्रो को रन करता हूँ, ठीक है, और मैंने रन किया, ठीक है। रन करके एक डिस्प्ले मैसेज आया और मैंने कर दिया यस, ठीक है। अब यस करने के बाद अब हम देखेंगे आई के ऊपर क्या वैल्यू स्टोर हुई है। तो आई में अगर हम जैसे माउस पॉइंटर में उस पर लेके जाता हूँ तो 6 वैल्यू स्टोर हुई है, ठीक है। तो 6 क्या है कि VBA ने अपनी अंदर कोडिंग में डिफाइन किया हुआ है कि जब भी आप यस बटन को क्लिक करोगे तो उसकी वैल्यू 6 रिटर्न होगी, ठीक है। नो को क्लिक करोगे तो 7 रिटर्न होगी। इसी तरीके कैंसिल का में भी हो सकता है 8 हो, ठीक है। हम इसको फिर से एक बार जो है रन करते हैं, हमने रन किया, ठीक है। अब हम नो बटन पे क्लिक कर रहे हैं, नो बटन पे क्लिक किया तो देखो वैल्यू 7 स्टोर हुई है, ठीक है। फिर से इसको बंद करता हूँ, F8 करता हूँ और कैंसिल में बटन पे क्लिक करता हूँ तो कैंसिल में 2 वैल्यू स्टोर हुई है, ठीक है। तो ओके से स्टार्ट होता है, ओके की वैल्यू 1 है, कैंसिल की 2 है। तो आप ये देख सकते हो कि वैल्यू क्या स्टोर हो रही है। इस तरीके से माउस पॉइंटर उस वेरिएबल पे ले जाके आप देख सकते हो कि आई में मेरी क्या वैल्यू स्टोर हुई है, ठीक है। अब इसमें जब इनको यूज़ कैसे होता है, यूज़ किस तरीके से करते हैं इन वैल्यूज़ को, जब हम इफ एल्स कंडीशन या कंडीशनल स्टेटमेंट्स हम पढ़ेंगे, ठीक है, तो फिर हम उसमें इन बटन्स को यूज़ करके देखेंगे कि किस तरीके से इनको यूज़ कर सकते हैं। तो वहाँ पे कुछ इस तरीके से होगा, जैसे मान लेते हैं इफ़ आई इक्वल टू 6 देन, ठीक है। तो देन क्या करना है मुझे, ठीक है। एक और मैसेज मैं डिस्प्ले करा देता हूँ, ठीक है। मैसेज बॉक्स डिस्प्ले में कर देता हूँ, ठीक है। कंडीशनल स्टेटमेंट हम बाद में पढ़ेंगे, तो आप जस्ट देख लें कि किस तरीके से हम इनको यूज़ कर सकते हैं। यू हैव क्लिक्ड ऑन बटन यस, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं, फिर एल्स में हम कंडीशन लिख देते हैं, एल्स इफ, ठीक है। एल्स इफ में कंडीशन लिखूंगा आई इज इक्वल टू 7 है, देन आपको क्या करना है, एल्स और इफ साथ में होंगे, ठीक है। देन फिर एक और मैसेज बॉक्स डिस्प्ले कराना है, ये, ठीक है। यू हैव क्लिक बटन नो, ठीक है, और एल्स, ठीक है। अब तीसरा ही बटन बचता है, तीसरा बटन कैंसिल का है, तो कैंसिल के लिए हम ये स्टेटमेंट लिखेंगे, यू हैव क्लिक ऑन बटन कैंसिल, ठीक है। और मैं इफ स्टेटमेंट को मैं यहाँ पे एंड कर देता हूँ, एंड इफ, ठीक है। और मैंने इफ को एंड कर दिया, ठीक है। तो ये मेरा मैक्रो मैंने लिखा है। अब इसको हम रन करते हैं F8 से, F8 से नहीं डायरेक्ट ही रन करते हैं, डायरेक्ट रन करते हैं, देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। डायरेक्ट F5 से मैंने रन किया, ठीक है। आपके पास हेलो सेशन 3 और डिस्प्ले मैसेज आया। जैसे ही मैंने यस पे क्लिक किया तो देखो एक और मैसेज मेरे पास आ गया, यू हैव क्लिक्ड ऑन बटन यस, ठीक है। अब मैं मैक्रो को फिर से रन करता हूँ, मैं नो पे क्लिक करता हूँ तो यू हैव क्लिक्ड ऑन बटन नो, ठीक है।
तो मैं फिर से रन करता हूँ इसके F5 से और मैं कैंसिल पर क्लिक करता हूँ तो ये कैंसिल का आ गया। यानी जैसे हमने बात किया था कि एक्सेल को जब सेव करते हैं तो सेव करने के लिए अलग अलग बटन होते हैं, फिर उनके एक्शन डिफाइन होते हैं। तो इस तरीके से हम एक्शंस को, हम बटन्स के एक्शंस को भी डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था मैसेज बॉक्स। अब हम आते हैं इनपुट बॉक्स की तरफ। इनपुट बॉक्स क्या होता है? इनपुट बॉक्स होता है कि जब हम मैक्रो हम बना के देते हैं किसी यूज़र को, समटाइम्स ऐसा होता है कि यूज़र कहता है कि भाई जो आपका मैक्रो चलेगा, जो मेरी शीट होगी, वो शीट मैं कभी तो मैं सी ड्राइव में रख देता हूँ, कभी मैं डी ड्राइव में, कभी ई ड्राइव में, या फिर कभी ई ड्राइव के किसी फोल्डर में रख देता हूँ। तो वो जगह मेरी फिक्स नहीं है। ठीक है, जबकि हमें उसकी शीट के ऊपर मैक्रो चलाना है, जब उसका पोजीशन फिक्स नहीं है तो मैं कैसे बता सकता हूँ कि उसकी शीट कहाँ पे रखी हुई है? वो यूज़र को देना होगा। ठीक है, तो यूज़र जो पैरामीटर पास करेगा उस पैरामीटर को स्टोर करने के लिए हम इनपुट बॉक्स यूज़ करते हैं। ठीक है, तो मैं इस मैक्रो को मैं हटा देता हूँ। अब इनपुट बॉक्स की तरफ चलते हैं। ठीक है, और इनपुट बॉक्स में आए, इनपुट बॉक्स को किस तरीके से लिखेंगे हम? इनपुट बॉक्स। ठीक है, अब प्रॉम्प्ट और टाइटल हम कहेंगे कि एंटर प्रॉम्प्ट, क्या मैसेज प्रॉम्प्ट का नाम है? एंटर एनी नंबर। ठीक है, और ये देते हैं, और फिर टाइटल हम दे देते हैं कि टेबल मैक्रो। ठीक है, और मैं इसको कर देता हूँ बंद। ठीक है, और ये आई को हमने असाइन नहीं की वैल्यू, यानी इनपुट बॉक्स की वैल्यू असाइन होगी। ठीक है, अब मैं मैक्रो को थोड़ा लिखता हूँ आगे कि रेंज A1 की डॉट वैल्यू इज इक्वल टू क्या होगा? I इंटू 1। ठीक है, और इसको हम आगे बढ़ाते हैं 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। ठीक है, अब हम इसमें चेंज कर देते हैं वैल्यूज को। यहाँ पे A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10। ठीक है, और इन वैल्यूज़ को भी हम जो चेंज करते हैं 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। ठीक है, तो बेसिकली इस मैक्रो में हो क्या रहा है कि इनपुट बॉक्स में मैं यूज़र से कहूँगा कि आप कोई नंबर इंसर्ट करो। नंबर इंसर्ट होने के बाद उसकी वैल्यू, जो भी वो इनपुट बॉक्स में नंबर डालेगा उसकी वैल्यू आई में आएगी। आई में आने के बाद अब रेंज A1 को क्या असाइन होगा? वैल्यू आई, यानी आई में जो भी नंबर होगा मल्टीप्लाई बाय 1। ठीक है, इसी तरीके से A2 में आई इंटू मल्टीप्लाई बाय 2, इस तरीके A3 में आई मल्टीप्लाई बाय 3। तो इस तरीके से ये पूरी टेबल लिखी हुई है। ठीक है, अब इस मैक्रो को रन करते हैं। देखो मैक्रो का रिजल्ट क्या आता है वो देखते हैं। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप पहले रन करते हैं। मैंने मैक्रो रन किया। ठीक है, तो मेरे पास आया एंटर एनी नंबर। ठीक है, वो नंबर मैंने इंसर्ट किया है, जैसे मान लेते हैं 5। ठीक है, और 5 लिख के मैंने ओके पे क्लिक कर दिया। ठीक है, ओके पे क्लिक करने के बाद में अब मेरा वो A1 में पहुंच गया। अब A1 में अब मेरा नेक्स्ट लाइन पे मेरा मैक्रो है। अब मैं F8 से रन करूँगा तो A1 में वैल्यू देखिए अब क्या आएगी? 5 इंटू 1 5, A2 में 5 इंटू 2, A3 में 5 इंटू 3। इसी तरीके से मैं पूरी टेबल मैंने लिख दी। ठीक है, अब इस मैक्रो को हम जो है डिफरेंट तरीके से रन करते हैं। ठीक है, रन मैंने मैक्रो किया, यहाँ पे मैं 17 दे देता हूँ और 17 डाल के मैं ओके करता हूँ तो देखो 17 की टेबल उसने लिख दी है। ठीक है, तो इस तरीके से हम यूज़र से इनपुट लेके वैल्यूज़ को मैनिपुलेट कर सकते हैं या फिर उनको मैक्रो में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा जैसे ही मैंने मैक्रो रन किया तो एक जो है यहाँ पे वैल्यूज़ अगर मैं डाल के इसको 18 डाल के और मैं कैंसिल भी कर दूंगा। ठीक है, कैंसिल मैंने जैसे कर दिया तो डीबग अब उस मोड में आ गया क्योंकि कैंसिल के लिए मैंने कोई डिफाइन नहीं की कुछ भी। ठीक है, तो अभी मैंने सिर्फ क्या किया है कि इनपुट बॉक्स की वैल्यू और आगे काम करना शुरू कर दिया। अब जब जैसे ही कैंसिल हुआ तो कैंसिल में वो एरर में आ गया। ठीक है, तो इन एरर्स की कैसे हैंडलिंग करेंगे? वो टाइप मिसमैच, देखो एरर क्या आई है?
एरर हम देखते हैं टाइप मिसमैच। ठीक है, टाइप मिसमैच क्या है कि जो आपने वैल्यू जिस वेरिएबल को आप असाइन कर रहे हो वो वेरिएबल उस टाइप का है ही नहीं। ठीक है, तो इन वेरिएबल्स के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो तब हम बताएंगे इसमें कि किस तरीके से वो टाइप मिसमैच का वैल्यू एरर्स को हम रिजॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अभी हम करंटली इसको एंड करते हैं और इनपुट बॉक्स पे अभी टॉपिक को इतना रखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं, जो लास्ट पॉइंट है हमारा सेल्स रेंज। ठीक है, सेल्स की रेंज को हम किस तरीके से हम यूज करेंगे। अभी तक आपने जो पढ़ा रेंज के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ा कि रेंज किस तरीके से लिखते हैं, सेल में वैल्यू किस तरीके से डाल सकते हैं, एक पर्टिकुलर रेंज को किस तरीके से वैल्यू असाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सब आपने देखा। अब हम बात करते हैं सेल्स की। ठीक है, सेल्स में हमने लिखा सेल्स लिखते ही आया रो इंडेक्स और कॉलम इंडेक्स। तो रो इंडेक्स और कॉलम इंडेक्स क्या होता है, जैसे मैं देता हूँ 1 रो इंडेक्स है और कॉलम इंडेक्स मेरा 1 है। ठीक है, तो ये क्या हुआ, डॉट वैल्यू इसको लिख देता हूँ 100। ठीक है, हम बाहर चलते हैं, एक्सेल में देखते हैं कि एक्सेल में हमने डाला कॉलम रो इंडेक्स प्लस कॉलम इंडेक्स यानी 1 1। ठीक है, तो रो मेरी कौन सी होगी 1 और कॉलम मेरा 1, तो वो सेल का रेफरेंस क्या हुआ A1। अब जैसे मैंने लिखा कि रो इंडेक्स मेरा 2, ठीक है, और कॉलम इंडेक्स मेरा 5। ठीक है, तो रो इंडेक्स मेरा 2 हो गया, कॉलम इंडेक्स मेरा 1 2 3 4 5 यानी E2। ठीक है, तो E2 मेरा इंडेक्स होगा। VBA में चलते हैं, VBA में देखते हैं कि मैंने दिया कि रो इंडेक्स मेरा 2 और कॉलम इंडेक्स मेरा 5। ठीक है, अब इस मैक्रो को रन करते हैं कि किस तरीके से ये जो है कहाँ पे वैल्यू डालेगा। हमने कहा था कि ये E2 होगा। ठीक है, तो E2 इंडेक्स पे क्या वैल्यू डाल रहा है। ठीक है, देखते हैं E2 में इसने वैल्यू 100 डाल दी। ठीक है, तो ये काम डायरेक्टली रेंज से भी कर सकते थे, रेंज में मैं लिख दूँ सीधा E2। तो क्यों हम इस सेल्स को यूज़ कर रहे हैं। अभी तक तो रेंज चल रहा था बढ़िया, रेंज अच्छा चल रहा था, रेंज समझ में भी आ रहा था। अब एक नई चीज़ आ गई सेल्स। ठीक है, तो ऐसा नहीं है, VBA में रेंज का अपना यूज़ है, सेल्स का अपना यूज़ है। जब हम लूपिंग स्टेटमेंट पढ़ेंगे, लूप पढ़ेंगे, तो लूप में हमारे सेल्स बहुत काम आएगा कि किस तरीके से हम सेल्स पे काम कर सकते हैं। एक एग्जांपल मैं दिखा देता हूँ आपको कि मैं एक लूप लिख देता हूँ। ठीक है, जस्ट ये आपको दिखाने के लिए कि सेल्स की वैल्यू कैसे यूज़ करेंगे। बाकी लूप, कंडीशनल स्टेटमेंट्स, वेरिएबल डिक्लेरेशन है, वो उन सब के बारे में हम जो है पढ़ेंगे आगे। लिखते हैं for I is equal to 1 to 10। मैं एक लूप चला रहा हूँ जो कि 1 से चलेगा 10 तक चलेगा। ठीक है, और मैं रेंज A एंड I डॉट वैल्यू यानी AI को वैल्यू असाइन करता हूँ मैं I। ठीक है, और मैं लूप को बंद कर देता हूँ नेक्स्ट से। अब ये क्या करेगा, देखो अब लूप इस तरह से 1 से 10 बार लूप को चलना है। A एंड I यानी I में वैल्यू पहले क्या होगी 1, यानी A1 की वैल्यू इक्वल टू 1। ठीक है, यानी AI डॉट वैल्यू इक्वल टू I, यानी A1 की वैल्यू असाइन करेगा 1, फिर लूप चलेगा दोबारा और वैल्यू हो जाएगी 2। किस तरीके से हम F8 से रन करते हैं, देखो I पे मैं पॉइंटर लेके जाता हूँ, देखो I की वैल्यू भी 1 है और A1 में ये वैल्यू डाल देगा I की। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, देखो I की वैल्यू 2 हो गई। ठीक है, फिर 3, फिर 4। अब हम बाहर चलते हैं, तो बाहर देखो वैल्यू उस तरीके से ही असाइन हो रही है एक रेंज को। ठीक है, तो ये 10 तक जाके और ये लूप मेरा बंद हो गया। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि ये जो वैल्यूज मैंने रोज में डाली हैं उनको मुझे कॉलम में डालना है।
ट्रांसपोज नहीं करना है। ट्रांसपोज का मतलब तो हो गया यहाँ से कॉपी करो फिर ट्रांसपोज लेके जाओ। मुझे डायरेक्ट ही ये वैल्यूज कॉलम में डालनी है। तो कॉलम में डालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, अब कॉलम के ऊपर लूप चलाना है। जैसे मैं कहूँ कि A1 A2 A3 तो मैंने I कर दिया, ठीक है। अब मुझे लूप किस तरीके से चलाना है, A1 B1 C1 D1 इस तरीके से लूप चलाना है, ठीक है। तो उस लूप को चलाने के लिए हम सेल्स को यूज करेंगे लूप के अंदर। तो यहाँ पे मैं कहता हूँ कि अब रेंज को हम हटा के सेल्स को यूज करते हैं। सेल्स, ठीक है। रो इंडेक्स मेरा 1 ही रहेगा, यानी पहली रो में ही मुझे डालना है, ठीक है। और कॉलम इंडेक्स मेरा क्या होगा कि पहले 1 होगा, फिर 2, फिर 3, फिर 4, यानी कॉलम इंडेक्स को मैं चेंज कर दूँगा I में, ठीक है। तो अब देखो हमने क्या किया कि जो लूप हमारा पहले रोज पे चल रहा था, अब वो लूप मेरा कॉलम्स पे चलेगा, ठीक है। अब इसका रिजल्ट हम देखते हैं किस तरीके से ये काम करेगा। I पे गया, ठीक है। सेल यानी रो इंडेक्स 1 और कॉलम इंडेक्स 1 में I की वैल्यू डालो। उसके बाद रो इंडेक्स 1 ही रहेगा, कॉलम इंडेक्स मेरा 2 हो जाएगा जैसे ही लूप आगे बढ़ा, ठीक है। तो इस तरीके से देखो वैल्यूज पुट कॉलम वाइज स्टार्ट हो गई। तो इस तरीके से सेल का यूज हमारा VBA में जब लूपिंग हम स्टार्ट करेंगे तो लूपिंग में हमारा यूज होगा। बस आज एक सेल का इंट्रोडक्शन था कि सेल्स में हम किस तरीके से रेंज डिफाइन करते हैं, यानी सेल को एड्रेस किस तरीके से देते हैं, वो हमने आज के टॉपिक में हमने सीखा, ठीक है। तो आज के लिए गाइस हम इतना ही रखते हैं, इतने ही टॉपिक तक रखते हैं। और फिर जो बाकी की हैं, बाकी के टॉपिक्स होंगे वो कवर करेंगे हम अब सेशन 4 में। सेशन 4 के लिए वेट करिए, सेशन 4 जब स्टार्ट होगा हम नए टॉपिक्स की ओर आगे बढ़ेंगे। ओके गाइस, थैंक्स।